नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो बिल्कुल मस्त मौला होते हैं, जिनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। चाहे मोदी जी ये बोलें कि भाई सोना नहीं खरीदना, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करो, ये जो दशक है ये समस्याओं का दशक है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में मस्त हैं। एक थोड़े से लोग होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, चीज़ों को नोटिस करते हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण दूं तो जैसे आप सड़क पे चल रहे हो तो आपकी न कई लोगों की आदत होती है कि वो हर गाड़ी के नंबर भी नोट करते हुए चलेंगे, आसपास क्या लिखा हुआ है, क्या चल रहा है, वो देखते हुए चलेंगे। उनको हम एक अच्छे गुड ऑब्जर्वेंट बोल सकते हैं उनको। तो ऐसे ही हमारे एक दोस्त हैं जो अच्छे ऑब्जर्वर हैं। उनसे आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे, स्टूडेंटों से रिलेटेड। तो आज मैं आपसे जिनसे मिलाने जा रहा हूँ, तेजस भाई साहब, तेजस कुड़ी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। अपना तो खुद का ही पॉडकास्ट है, इसमें क्या स्वागत। बिल्कुल। तो सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको तेजस भाई साहब के बारे में बता दूं। वैसे अच्छा रहेगा ये खुद ही अपने बारे में बताएं। तो तेजस भाई साहब, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई और आप किस क्षेत्र से आते हैं, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन कहाँ हुई और आपने कोचिंग की है, थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि दर्शकों को थोड़ा सा समझ आ जाए कि आज हम किससे बात कर रहे हैं। देखो परिवहन भाई, मैंने कोचिंग तो अभी थोड़े दिन पहले आपके साथ में की थी, आपको पता ही है। लेकिन मेरी स्कूलिंग 8th क्लास तक तो मैं, शायद 7th क्लास तक तो मैं गांव में पढ़ता था। उसके बाद में मैं मेरे गांव में पढ़ता था। मेरा गांव सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ छोटा सा गांव है, वहाँ में मेरी गांव में ही स्कूल थी, उस गांव की स्कूल में जाता था मैं। उसके बाद मैं जयपुर आ गया था, मेरे फादर जयपुर में ही रहते हैं, तो मैं जयपुर आ गया था पापा के साथ। तो मैं यहीं रहा, मैं यहीं रहा। और फिर बाद में 10th 12th मैंने यहीं की। फिर मैंने ग्रेजुएशन भी राजस्थान कॉलेज से की और मैंने 2023 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और अभी मैं MA कर रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टेट डिपार्टमेंट से। और मैंने इसी दौरान मैंने ये जो कॉलेज और MA का जो टाइमिंग था, इसी में मैंने मेरी RS की कोचिंग भी कंप्लीट कर ली थी। और इस बार मैंने 2024 में मैंने RS का पेपर एग्ज़ाम दिया था। कई कारणों की वजह से मेरा इस बार नहीं हो पाया, देखते हैं अगली बार, कोशिश कर रहे हैं हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। तेजस भाई साहब, चूँकि आजकल दर्शकों को एक आदत है कि कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए, तो क्लिप्स देखते हाँ बिल्कुल, तो बातों को ज़्यादा घुमाते ना हुए मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। आप ये बताइए, चूँकि हमें काफ़ी टाइम हो गया है जयपुर में, तो हमने यहाँ का पूरा सिस्टम देखा है, सब चीज़ें समझ में आती हैं। एक नया विद्यार्थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो जब जयपुर आने की सोच रहा होता है या ग्रेजुएशन करके या 12th करके वो तैयारी के उद्देश्य से जयपुर आता है, तब उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं और उसको क्या क्या सावधानियां बरतते हुए जयपुर आना चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। आप कह रहे हो कि ब्रीफ में बता देना। ब्रीफ में तो ऑब्जर्वर जो होता है वो ब्रीफ में तो बता ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा, समय की अपनी गरिमा है। बस ये है, आप जो कह रहे हो कि बच्चा जब गांव से जयपुर आता है, आपकी बात सही है। गांव से जब जयपुर आता है तो उसके माँ बाप की, समाज की, सोसाइटी की, इधर उधर सबकी, मतलब एक ये उसको जैसे ही पता चलता है कि वो जयपुर जाएगा तो उससे हज़ारों अपेक्षाएं हो जाती हैं और हज़ारों उसके टांग खींचने वाले हो जाते हैं। तो अपेक्षा तो माँ बाप की तो यही रहती है कि यार मेरा बच्चा जयपुर जा रहा है किसी तैयारी करने के लिए, तो वो नौकरी लग के आ जाए। मतलब तैयारी किसी की भी करता हो, नौकरी लग के आ जाए। बच्चा भी उस टाइम पर बूस्ट में रहता है, बूम में रहता है, यहाँ आता है, रहता है थोड़े दिन तक, तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है। कुछ समय बाद में होता है, कई बार उसकी संगति सही नहीं होती है, उसकी सराउंडिंग यार दोस्त अच्छे नहीं होते, तो वो थोड़ा ट्रैक को चेंज कर देता है। और यदि उसकी संगति यार दोस्त अच्छे मिलते हैं उसको, तो वो अपने ट्रैक को बिल्कुल अपने ट्रैक पे सही काम करता रहता है। फिर दूसरी बात, उसकी अपेक्षाएं, उसका ये है कि वो एक थोड़ा सा जयपुर का नाम सुनते ही उसके दिमाग में एक तो ये रहता है वहाँ तो मतलब क्या होगा, ये वो, मतलब जो शहरी चकाचौंध है ना, उसमें वो फंस जाता है। तो उसकी संगति, इसीलिए वो दूसरी में बताया आपको कि उसकी संगति दूसरे लोगों की हो जाती है। परिवार से रहते अचानक एक ऐसे माहौल में आ गया जहाँ आप बिल्कुल फ्री हो। हाँ, तो वो उसके थोड़ी बाउंडेशंस, भाई एक तो 12वीं तक का बच्चा माँ बाप के सारे उसमें रहे, फिर एक यहाँ आके बिल्कुल आज़ाद हो जाता है। तो उसकी जो वो चकाचौंध है, शहरी चकाचौंध, उसमें वो थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए उसकी थोड़ी संगत का उसमें जो फ़र्क है ना, जो मैंने बताया, वो इसी वजह से आता है। और एक कोई बच्चा ऐसा होता है जो चकाचौंध के अंदर तो रहता है वो,
लेकिन उसके साथ में वो ये देखता है कि यार ये चक्काचौंध मेरे काम आने वाली है नहीं, थोड़े दिन बाद में। हाँ, उसके वो जो है ना मतलब अपने दिमाग में उसके बस वो कहते हैं ना, सर कहते हैं क्लास में कि उसके पूरे दिन यही रहता है दिमाग में कि बस मेरे को मेरे लक्ष्य को ही प्राप्त करना है, बाकी मेरे दिमाग में कुछ और आना ही नहीं चाहिए। करता भी है वो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है और हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। हम सब देखते हैं टॉपर वगैरह निकलते हैं, हम जैसे ही होते हैं सफल हो ही जाते हैं। ये है एक बच्चे की थोड़ी सी, बाकी इतना ज़्यादा मेरे को कोई ज्ञान भी नहीं है। ये तो आपने मेरे को बोला कह ही दिया तो मैंने वो कर दिया, बाकी तो मैं तो क्या ही कहूँगा इस बारे में। नहीं, इसमें क्या है, जैसे कोई सफल हो जाता है तो लोग उसकी इस एवज में सुनते हैं कि भाई ये आदमी सफल है तो ये जो बोल रहा है अच्छा ही होगा। बाकी सफलता और असफलता ये आपको एक अच्छा जीवन दे सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस तो आपको खुद, जब आपने समय दिया है इस चीज़ों को, तो एक्सपीरियंस तो आपको हो ही जाता है। उस हिसाब से हम तो बात कर रहे हैं। अगर कोई टॉपर आता तो हम उससे अलग स्ट्रेटजी जानते पढ़ाई के बारे में, उस तरह हम तो एक तरीके से ये पूछ रहे हैं ना कि जैसे स्टूडेंटों के बारे में उनका एक क्या पर्सपेक्टिव होता है। चलो आ गया बच्चा, जयपुर आ गया, एक शिकायत ये भी रहती है, अपने जो रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनका जब कोई बच्चा जयपुर आता है ना तो वो आप और हम जैसों को फ़ोन करके बोल देते हैं कि भाई इसके लिए रूम देख देना। स्वाभाविक है, हम तो वही बोलेंगे जो सच्चाई है कि भाई रूम इतनी आसानी से नहीं मिलता। उनको इस चीज़ की भी नाराज़गी हो जाती है कि इतना बड़ा जयपुर है, वहाँ आपको एक रूम नहीं मिलेगा। उनको क्या पता है, यहाँ हज़ारों स्टूडेंट आते हैं हर साल। खैर ये तो एक छोटा सा मजाक हो गया, पर ये बात सीरियस है। अब स्टूडेंट जयपुर आने के बाद, चूँकि लड़का भी हो सकता है लड़की भी, उसको पीजी में रहना चाहिए या पर्सनल रूम लेके रहना चाहिए? अब लड़का और लड़की दोनों के पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को बताइए। देखो, रूम मिलने का तो ये कॉन्सेप्ट है कि पहली बात तो सीधी सी बात तो ये है कि लड़कों को तो रूम वैसे ही नहीं दिया जाता। टू लेट ओनली फॉर गर्ल्स। टू लेट ओनली फॉर गर्ल्स। कई बार आपने, मैंने भी देखा है, हमने भी कभी रूम चेंज किया है तो हम भी देखते हैं। मैंने पिछली बार रूम चेंज जब हमने किया था तो हम काफ़ी बाइक पे घूमे थे, तो हम टू लेट देख के स्पीड करते थे बाइक की, और वो वहाँ टू लेट लगा हुआ। फिर जैसे नज़दीक जाते तो छोटे अक्षरों में लिखा रहता था फॉर गर्ल्स ओनली। तो वो तो देखो है, क्योंकि लड़कों को एक्चुअल में रूम लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना, क्योंकि लड़का कहीं भी रह लेता है, उसको कोई पीजी की कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास कोई रह रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की के थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि वो घर पे भी थोड़ी सी यूँ तरीके से रहती है, साफ़ सफाई से रहती है, हर चीज़ें मैनेज करके रखती है। लेकिन लड़के का बस ये है कि उसको कहीं कोई मतलब नहीं, बस सो जाता है, खा लेता है, पी लेता है, घूम लेता है, कोचिंग चल जाता है, लाइब्रेरी चला जाता है, आके सो जाता है, उठ के फिर वापस दूसरे दिन वही काम शुरू कर देता है। घर वालों को भी लड़के की इतनी फिक्र नहीं होती, क्योंकि लड़के को हम शुरू से ही स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। सोसाइटी हमारी ऐसी है, कोई काम होता है लड़के को जा कर ले, लड़के को जा कर ले, तो लड़कियों तक अपन बात पहुँचाते ही नहीं। बाकी लड़कियों में तो हमसे ज़्यादा कैपेबिलिटियाँ होती हैं, वो है सिस्टम। इसलिए ये सबका अपना अपना फंडा है कि आपको पीजी में रहना चाहिए या फिर आपको रूम में रहना चाहिए, और लड़कियों का भी ये है। लेकिन हाँ, मेरे को लगता है कि लड़कियों के लिए रूम और या फ्लैट खुद का पर्सनल हो और एक उनकी दोस्त हो, उनकी ही माइंडसेट वाली, तो उनके लिए बेस्ट रहता है। क्योंकि पीजी में वो बैठता नहीं उनका मामला। कभी कोई रूममेट कैसी आएगी, 6 महीने बाद रूममेट चेंज हो जाएगी, दूसरी रूममेट पता नहीं पढ़ने वाली है या फिर कैसे, बनती भी कमी, थोड़ी इमोशनल भी होती है। मान लो यदि लड़की की रूममेट से लड़ाई हो गई ना, तो वो ज़रूर 100% घर पे फ़ोन करेगी तो रोएगी। और यही अपनी रूममेट से लड़ाई हो जाती है ना, तो अपनी कोई फिक्र ही नहीं है, अपने ही रहता है, छोड़ बढ़ लेते ना, हो गई, दूसरा रूममेट आ जाएगा या थोड़े दिन बाद राजी हो जाएंगे। ये तो सबका अपना अपना है प्रवीण भाई, कि भाई आपको रूम पे रहना है या फिर पीजी रहना है। लेकिन लड़कों के हिसाब से पीजी ज़्यादा ठीक सा रहता है। अब अपन भी रूम लेके, अब आप साथ हो गए तब अपन रूम लेके रह रहे हैं, बाकी तो अपना भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, अपन भी पीजी में रह ही रहते पहले। फिर लड़कियों का थोड़ा सा ये भी है कि भाई घर वाले थोड़ा सा कि एक सिक्योरिटी को लेकर भी पीजीओ में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि खाने की एक बहुत शिकायत है, चूँकि आप पीजी में भी रहे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा एक खाने का और बताइए, क्या पीजीओ में खाना सच में अच्छा नहीं बनता या एक हाइप बन गई है सिर्फ ये? देखो, आपने शुरू में कहा कि लड़कियां थोड़ी कि घर वालों को थोड़ा इनसिक्योरिटी रहता है, ये सही बात है। हम जब क्लास में हम पढ़ते थे तो राजवीर सर क्लास में अक्सर कहते थे कि एक लड़की यदि असफल होती है ना, तो मतलब पीछे वाली जो लड़कियां हैं ना, उनके लिए एक दरवाज़ा बंद कर हो जाता है, और वही लड़की यदि सफल हो जाती है तो जो पीछे लड़कियां जो पढ़ रही हैं या फिर जो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर जो अभी बैचलर मतलब उसमें स्कूल में पढ़ रही हैं, उनके लिए वो एक है ना आसान हो जाता है जयपुर जाने का, क्योंकि उनको एक एग्जांपल ये मिल जाता है कि वो लड़की सेट हो गई थी या वो लड़की सक्सेस हो गई थी।
अब आपने कहा कि पीजी का जो खाने का जो आपने एक्सक्यूज़ बताया, खाने में तो देखो ऐसा है कि पीजी वाला भी अपन वैसे एक तरीके से देखें तो पीजी वाला भी एक बिजनेस है, वो यहाँ रह के एक बिजनेस कर रहा है ना। तो हाइप तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से पीजी हैं जिनमें खाना अच्छा भी मिलता है, बहुत से पीजी हैं जिनमें अच्छा नहीं भी मिलता। आलू को लेकर एक बड़ी खास बात है। आलू का तो परवीन भाई देखो ये है कि जैसे आम फलों का राजा है ना, वैसे आलू भी सब्जियों का राजा है। ठीक है, और ये चीज़ है ना हमने यहाँ जयपुर आके ही देखी है। जब हम स्टूडेंट लाइफ में तैयारी के इसमें आए, तैयारी वाले टाइम में आए, तभी हमने देखा है कि आलू तो सदाबहार है। ठीक, आलू को फ्रीज की ज़रूरत नहीं है, आलू को किसी दूसरी सब्जी के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है, हर सब्जी में डालते हैं, सब में डालते हैं। लेकिन बस हाँ कुछ कुछ आप जो पीजी के लिए कह रहे हो कि ये चीज़ पीजी वालों से सीखी है कि कढ़ी के अंदर भी आप आलू डाल देते हो, है ना, दाल में भी आप आलू डाल के दे देते हो, है ना। ये चीज़ तो है, बिल्कुल ये है, आलू का तो है देखो। पर उसमें यही है बस वो, और फिर थोड़ा सा देखो परवीन भाई ये भी है, अपने बस 2-3 साल 4 साल के लिए आते हैं बाहर, तो 2-3-4 साल में यदि आदमी कुछ थोड़ा बहुत खाने में ऊपर नीचे कर भी लेना तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं। मेरे को तो मेरे चाचा आर्मी में है, मेरे को वो अक्सर कहते हैं कि यार बाहर जाके, आर्मी वालों को तो अपने से भी मतलब वो ऐसा थोड़ा रहता है उनके तो कि भाई उनकी कभी ड्यूटी कहाँ है, कभी वो मतलब बर्फ़ में रहते हैं, JNK में रहते हैं, तो वहाँ इतनी मतलब खाने की जो पकाई है ना वो इतनी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वहाँ पे तेल वगैरह, ये केरोसिन वगैरह इतना मतलब उस तरीके से जो सिकाई है ना वो होती नहीं। तो कई बार कच्चा भी रह जाता है तो वो खा लेते हैं, लेकिन उनका पचा लेता है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल स्ट्रॉन्ग है और उनका जो अंदर का जो सिस्टम है ना वो पचा लेता है सब कुछ। तो वो ये कहते थे मेरे को, मैं जब आ रहा था तब कि तू ना ध्यान रखना, खाने वाने का कोई इतना एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, लेकिन तू वैसे अदर चीज़ें मत खाना, बाहर की चीज़ें। जैसे हम बाहर का खा लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लिया, पतासी खा ली, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा लिया, ये मत खाना भाई। एक तो मान लो अपन घर के बाहर रख के घर का बाहर का खाना तो वैसे ही खा रहे हैं पीजी में या रूम पे कैसे भी, वो दूध छाछ वाला है ना, दूध छाछ वाला माहौल ही नहीं है। और एक अपन फिर वो जहर, और वो तो और भी ज़्यादा जहर है, वो तो सबसे बड़ा जहर है परवीन भाई। तो अपन को फिर यही देखना चाहिए उसमें कि अपन पीजी में रह रहे हैं, खाने का थोड़ा बहुत एक्सक्यूज़ है, तो अपन मैनेज उसको ऐसे करें कि जैसे मान लो सुबह मैंने कुछ फ्रूट्स थे वो मैंने खा लिए, सुबह नाश्ता नहीं किया, सुबह फ्रूट्स ही खा लिए मैंने, फिर शाम दोपहर में जब मैं खाना खाऊंगा तो मैं दोपहर में छाछ और दही ले लूँगा भाई। अपने ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आता। और स्टूडेंट यहाँ आने के बाद ये भी सोचता है कि यार मैं घर वालों ने 2000 भेजे हैं, उनमें से मैं 500 बचा लूँ, लेकिन मेरा ये मानना होता है कि अपन घर वालों से 2500 ले ले, ताकि 2000 में तो अपना वो काम हो जाए, 500 में अपन और भी एक्स्ट्रा जैसे ऐसे मन हो जाए ना अपना कि आज शाम को भी यार अपना ना दोपहर बाद में अपन जैसे मान लो कि आम का जूस बनाएंगे और उसमें दूध डाल लेंगे, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा वो भी मैनेज हो जाए, फिर बैलेंस हो जाता है अंदर भाई। अंदर थोड़ा डाउन भी रहता है और थोड़ा अप भी रह जाता है, तो फिर वो दोनों मैनेज हो जाते हैं, कोई इशू होता नहीं है ऐसा कुछ। चलो ये बात तो हो गई पीजी और रूम की। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो काफ़ी समय से चल रहा है, अगर ये थोड़ा और क्लियर हो जाए तो, एक तो ये कि कोचिंगों के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंटों के बीच कि ये कोचिंग अच्छी है, ये ख़राब है। तो क्या ये चीज़ें सच हैं कि कोई कोचिंग बुरी होती है, कोई अच्छी होती है, या सिर्फ एक भ्रम है सभी कोचिंग बराबर हैं? इसको लेकर एक तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर करिए। उसके अलावा नोट्स को लेकर, ऑथेंटिक बुक्स को लेकर, ये जो पूरा सिनेरियो है ना कोचिंग का, तैयारी का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। परवीन भाई, आप, मेरे को लगता है कि आपने जो शुरू में माहौल बनाया था ना कि एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं, वो आपने इसीलिए कहा था कि आपको बात ये कोचिंग वाली निकलवानी थी, और ये बात मेरे को लगता है कि मैं ना करूँ तो ही ठीक है। लेकिन अब आप जब आप कह ही रहे हो और जब देखने वाले भी अपने सब साथी हैं और अपने भाई बंधु ही देखेंगे, इसको देखेंगे तब, तो बस उसमें इतना सा कि भाई अब मैं थोड़ा सा ये भी कह देता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो अब आप उसको ये मत लेना कोई भी कि भाई इसमें ज्ञान होता तो यही RS बन जाता, इसमें ज्ञान होता तो यही सेलेक्ट हो जाता। नहीं, ज्ञान तो जो सेलेक्ट नहीं होते ना उनमें ज़्यादा होता है। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, खैर ज्ञान तो उनमें ज़्यादा सिलेक्शन वालों में होता है, तभी सेलेक्ट हुए, तभी हम नहीं हुए। लेकिन हाँ, जो ये बात है ना, ये तो हर वो स्टूडेंट जानता है जो एक सीरियस स्टूडेंट है और जो तैयारी कर रहा है सही तरीके से। सक्सेस का मतलब एग्ज़ाम पास होना नहीं होना, उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं कि कोई बंदा टॉपर के आप देखो तो टॉपर के और जो 100 रैंक पे जो बंदा बैठा है
उसके और टॉपर के बीच में सिर्फ मैं मुश्किल से 10 एक नंबरों का फ़र्क ही है। तो 10 नंबर के अंदर ये नहीं है कि वो जो 100 रैंक वाला है वो आपको सही बात नहीं बता सकता और जो फर्स्ट रैंक वाला है वो आपको सही बात नहीं बता सकता। पढ़ाई दोनों ने सेम ही की है, बस वो 10 नंबर का फ़र्क है ना, या तो कोई लक फैक्टर का रहा होगा या फिर कोई एक आधा कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे। भी देखो कई केस ऐसे होते हैं कि आपके मेंस में तो नंबर अच्छे हैं हाँ। और आपके इंटरव्यू में खराब है। हाँ, और इंटरव्यू में आप 35-40 मिनट किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हो तो वो इतने टाइम में तो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कैंडिडेट कितना डिजर्विंग है, तो उसमें तो थोड़ा लक फैक्टर काम करता है। मैं यही तो बता रहा हूँ भाई उसमें। और फिर ये भी तो है ना, आपने बताया ये बात सही है भाई, वो डिसाइड नहीं कर सकता। तो कई वो काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके बारे में ये चीज़ कहना अपने ठीक भी नहीं रहता। कर सकते हैं वो डिसाइड, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा ये है, मान लो उस दिन अपना लक ऐसा नहीं हो कि भाई अपन को पूछ लिया, मान लो कि अभी रशिया यूक्रेन वाला पीछे चल रहा था, अभी ये जो अमेरिका ईरान वाला चल रहा है, तो मान लो यदि अपने को अमेरिका ईरान वाला पूछ लिया और अपने को आ गया तो अपना काम बन गया, ठीक है। और अभी मान लो उसने रशिया यूक्रेन वाला पूछ लिया, आज अपन इंटरव्यू देने जाएं, आज रशिया यूक्रेन पूछ लिया, जो पुराना हो गया, अब उसकी बातें अपने दिमाग में है ही नहीं, ठीक है। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि भाई अपने को नॉलेज की कमी है अपने दिमाग में। जो करंट में रहता है उसी को आदमी याद रखता है, बाकी तो ऐसे घने युद्ध हो गए दुनिया में, कितनों का याद रखोगे आप, वो है मामला। तो उसमें यह है कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ भाई, मैं इतना ज़्यादा वो तो नहीं हूँ सफल इंसान तो मैं आपको इतनी ज़्यादा बातें हाई पे लेके बता दूँ, लेकिन मैं इतना सा तो मैंने भी चीज़ें देखी हैं, मैंने भी कोचिंग की है और इस बार मैंने RS का एग्ज़ाम भी दिया था, कई कारणों की वजह से नहीं हुआ, लेकिन ये मैं ऑब्ज़र्व कर चुका कि कोचिंग वाली और जो आप सेल्फ़ वाली बता रहे हो, कोचिंगों में डिफरेंस वाली बात बता रहे हो, उसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि कोचिंग आपको एक रास्ता दिखाती है, एक मार्ग आपको बताती है, ठीक है, और बाकी लोगों से आपको थोड़ा सा अलग कर देती है, ठीक। बाकी कोचिंग आपके लिए कतई ये नहीं कर सकती कि आपको कोचिंग कोई ऐसी एक पुड़िया है या फिर जो आपको दे दे उससे आपका सिलेक्शन हो जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप आ जाओ नोट्स के ऊपर या फिर कोचिंग के बेटर और न बेटर पर। देखो हर टीचर पोडियम पे खड़ा चौक पकड़ के या मार्कर पकड़ के खड़ा होता है ना, तो उस टीचर का उद्देश्य यही होता है कि जो मैं पढ़ाऊँ या फिर जो मेरे नोट्स में मैं लिखाऊँ वही एग्ज़ाम में आ जाए। क्योंकि हर टीचर देखो अपने प्रोफेशन को इनरिच ही करना चाहेगा, डाउन नहीं करना चाहेगा कोई भी। तो उसका ये है कि भाई टीचर का और कोचिंग का कोई वो उसमें इतना ज़्यादा रहता नहीं, लेकिन थोड़ा सा बस आपको ये देख लेना चाहिए कि पुरानी चीज़ों पे विश्वास ज़्यादा करना चाहिए बल्कि नई चीज़ों पे। या फिर आपको और सबसे शुद्ध तरीका तो ये है कि आपको ये देख लेना चाहिए नोट्स लेके कि कौन सी कोचिंग के नोट से कितनी चीज़ें आ रही हैं। बस जिस कोचिंग की चीज़ नोट से 70% चीज़ें आ रही हैं ना पेपर में, अपने वहाँ कोचिंग कर लेनी चाहिए, अपने वही नोट्स पढ़ लेने चाहिए। 30 या 20% चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है कि अपने वो 80% या 70% कवर कर लें ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए। 70% अपन यदि पेपर करके आ जाते हैं ना तो अपना 100% हर भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है, श्योर है। फिर आपने दूसरा कहा कि क्या कहा आपने, दूसरी बात क्या बताई थी? यही ऑथेंटिक बुक्स को। हाँ, एक ऑथेंटिक बुक्स वाली आपने बात बताई थी। ऑथेंटिक बुक्स में देखो ये है, मैंने खुद ने यही फील करके देखा है, अभी तक 2023 से पहले तो नोट से 100% नो डाउट काम बन रहा था, सब कुछ नोट से आ रहा था डायरेक्ट। अब चूँकि RPSC ने भी ये देखा है कि यार मतलब मेरिट ज़्यादा जा रही है या फिर जो कुछ भी है, या फिर उनका ट्रेंड रहा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि यार बच्चों को कुछ अलग पूछते हैं, ठीक है। तो उसमें देखो इतना सा है, हमने जब फाउंडेशन में, अब आपने मैंने जब कोचिंग की थी तो उस टाइम जब हमारी कोचिंग चॉइस में कंप्लीट हो गई थी, चॉइस लास्ट तक, तो हमने कोचिंग कंप्लीट की। उसके बाद में से लेके अब तक एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंजेस आ गए काफ़ी। तो हमें बस इतना सा कर लेना चाहिए कि जो ऑथेंटिक बुक है, मान लो कोई भी बुक है ऑथेंटिक है, या फिर NCERT मान लो, RBSC मान लो, जो मामला आजकल बन रहा है, तो आप इतना सा कर सकते हो कि आपके नोट्स को तो लिया आपने इस साइड, RBSC NCERT ऑथेंटिक बुक को लिया आपने इस साइड, ठीक है, और सामने रखा आपने PYQ, दोनों इधर रख ली, सामने PYQ रख लिया, ठीक। आप उठाओ राजस्थान ज्योग्राफी, आप उठाओ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर उठाओ, आप उसमें मेड़ों वाला टॉपिक देखो, इधर ऑथेंटिक बुक में देखो, उधर PYQ में देखो। पहले तो PYQ को देखो कि मेरे नोट से कितने आ रहे हैं। यदि आपके नोट से उस टॉपिक में 70 या 80% मामला कवर हो गया ना, आपको उस टॉपिक को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो आपका 70% है ना, वो आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। उस टॉपिक का जो 70% है ना, वो आपको चाहे कभी किसी पेपर में आ जाए, आपके कभी गलत नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन, आप हमेशा लीड में रहोगे। दूसरा आपका ये है कि आप जब वो 20% वाला जो मैटर देख रहे हो ना, ठीक है, यदि उस मैटर में से आपको उधर पेपर के अंदर एक आधा क्वेश्चन मिल रहा है ना, तो उस 20% वाले मैटर को, उसी टॉपिक को कवर उसमें लिखो जो टॉपिक उधर दिया हुआ है या जो PYQ में पूछा है। नहीं तो आप उस बुक को पूरी इधर नोट्स में उतार दोगे
तो फिर वो आपके नोट्स 200 पेज के वो 1000 पेज के हो जाएंगे, वो बुक है वो बराबर नोट्स हो जाएंगे, फिर क्या करोगे। और ये श्योर है प्रदीप भाई, ये प्रवीण भाई, ये 100% श्योर है, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी ऑथेंटिक बुक को रिवाइज़ नहीं कर सकता। या तो उसको ये करना पड़ेगा, रिवाइज़ नहीं कर सकता, पढ़ तो सकता है, या तो उसको ये करना पड़ेगा, भाई कि वो उसके अंदर इतना सा काम देखेगा कि अपने को इस बुक के नोट्स बनाने हैं खुद सेल्फ हाथ से, ठीक है। या तो वो तब काम उसका वो काम बना सकता है क्योंकि वो नोट्स को रिवाइज़ कर सकता है आसानी से एग्ज़ाम के टाइम पे, और या फिर वो तब कर सकता है तब उसने नोट्स को उस ऑथेंटिक बुक से टैली करके और उसने अपडेटेशन किया हो। बाकी ऑथेंटिक बुक यार 1000 पेजों की होती हैं, 800 500 पेजों की होती हैं, वो कवर कैसे होंगी आपसे। ये है दोनों मामले। मैं कहता हूँ कि हमारे भी एक सर हैं जिन्होंने, विकास सर ने बताया था कि आप अपने नोट्स से, आपके वो नोट्स परफेक्ट हैं जिनका 75% एग्ज़ाम में आता है, और उस 75% का 75% आप सही करके आ जाते हो। हाँ सही है ये, तब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। आज का तो ये सिनेरियो सा है, ठीक है। और ये बात भी सही है कि आप कोई भी एक कोचिंग को पकड़ लो, कोई भी एक नोट्स को पकड़ लो और उनको बार बार रिवाइज करो, सिंपल फंडा है। पर ये चीज़ें क्या है, स्टूडेंट को समझ आती नहीं है, वो थोड़े दिन बाद में समझ में आती है। हाँ दिक्कत ये है। मैंने पिछली बार, मैं बताता हूँ, मैंने पिछली बार बीच के अंदर मेरा इस बार नहीं होने का कारण यही लगा मेरे को कि मैं बीच के अंदर थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। एक टाइम माहौल बना था मेरे को, थोड़ा सा माहौल बनाना, तो मैं थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ट हो गया था कि यार मैं ये नोट्स पढ़ लूँ, ये नोट्स पढ़ लूँ, ये नोट्स पढ़ लूँ। मेरे पास एक सब्जेक्ट के 2 नोट्स हो गए थे, हर सब्जेक्ट के मेरे पास 2 नोट्स हो गए थे। तो ना तो मैं एंड टाइम पे, जब एग्ज़ाम टाइम पे, ना तो मैं उनको रिवाइज़ कर पाया, ठीक है, और ना जो मेरे पुराने खुद के हाथ से लिखे हुए क्लास नोट्स थे, ना मैं उनको पढ़ पाया सही तरीके से, और ना मैं उनको पढ़ पाया। इस वजह से आपके सामने असफलता मेरे को हाथ लगी। बाकी एक मेरा दोस्त था, जितेंद्र नाम है उसका, मेरा बैचमेट ही था वो, उसका इस बार RS में सिलेक्शन हुआ है। तो उसका ये था क्लियर कि मेरे को, मैं तो जो मैंने आज से क्लास में नोट्स बनाए हैं ना, चाहे वो किसी कोचिंग में बनाए हो, मैं तो उन्हीं को पढ़ूंगा, उनमें से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक। अब उसकी रैंक थोड़ी डाउन रही, लेकिन उसने फिर एनालिसिस किया कि कोचिंग के नोट से मेरी यहाँ तक रैंक आ गई, लेकिन अब मेरे को रैंक को एनरीच करना है, बढ़ाना है, तो मेरे को थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना है, ना कि मेरे को मेरे नोट्स को बदलना है, मेरे कंटेंट को बदलना है। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे हम भगवान में आस्था रखते हैं ना, वैसे ही हमें हमारे टीचर में आस्था रखनी होती है। वो चाहे कोई भी कोचिंग है, चाहे कोई मास्टर है, सब एक होते हैं, और आस्था हम रखते हैं ना, तभी उस मास्टर की अच्छी चीज़ें ले पाते हैं। बाकी तो हम ये तुलना करने में ही रह जाते हैं कि यार इसमें से अब की बार नहीं आया, अब की बार इसमें से आ गया, इसमें से नहीं है, इसमें से नहीं है, यही फंडा रहता है ज़्यादातर। तो चूँकि बातें करने के लिए तो हमारे पास बहुत सी बातें हैं, पर थोड़ा सा समय की भी मर्यादा है। हम बची कुची बातें, या अब जो भी इस वीडियो के कमेंट में जो सवाल आएंगे इन चीज़ों से रिलेटेड, तो हम सेकंड पार्ट में उसको कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो तेजस भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आई, ये आपने ये बात की। और ये लेजेंडरी पीके चैनल की एक छोटी सी मुहिम है, पॉडकास्ट विद पीके। ऐसे ही हमारे और वीडियो आते रहेंगे, नए नए गेस्ट आते रहेंगे, वीडियो देखते रहिए, और जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, जो भी खूबियां हैं, वो हमें कमेंट्स में बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।